चलो, आज तुम्हारी आधी जनसंख्या तो मेरे ख्याल घूमने चली गई। अच्छा, 2 बस बता रहे थे गई है स्टूडेंट्स की। 2 बस हो गई बेटा, पहले एक थी फिर दूसरी भी हो गई। 2 बस, हाँ धुंध तो है, पर कोई नहीं बेटा, कुछ ने मेरे ख्याल धुंध के चक्कर में भी छुट्टी कर ली होगी कि आज धुंध ज़्यादा, आज है भी वाकई धुंध बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, वो एप्लीकेशन पे पढ़ लेंगे। तुम आए हो, तुम लाइव पढ़ लो बेटा। भी कल की मुझे नहीं पता बेटा, परिमल सर से बात करना। कल अगर धुंध बहुत ज़्यादा हो तो परिमल सर से कह के कि देख लेंगे बेटा, क्योंकि आज भी विजिबिलिटी मेरे ख्याल 10 मीटर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सर से बात कर लेना एक बार। चलो, कल हम लोगों ने पढ़ा था, लगभग कंप्लीशन पे था, तो हो ही गया। अभी आ जाएगी, तुम चुप हो जाओगे जब। कितने उद्योग धंधे अगर बात करें तो हमारे यहाँ क्या माइक्रो उद्योग धंधे हैं, छोटे, स्मॉल भी हैं, मीडियम भी हैं, कुछ 2-4 हैवी इंडस्ट्रीज भी हैं। हैवी मतलब क्या हुआ? जेसीबी, आइसर, एस्कॉर्ट्स, ये एग्जाम्पल हैं हैवी के। मीडियम तो बेटा बहुत सारी है ही हमारे यहाँ। हाँ बेटा, ठीक है। अब तुम थोड़ी देर शांत रहोगे ना तो कमी पता चलेगी, आपस में बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या कमी है, क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग आवाज़ में चेंज करना पड़ेगा। पर जब तुम शांत हो जाओगे तब। बेटा वहाँ की लाइट जला दो, जो इन लड़कियों के ऊपर वाला ये जलवानी है ना लाइट, हाँ ठीक है। और थोड़ी सी उसको बोलना, आवाज़ भी चेंज कर देगा, मतलब जैसे बच्चे कम है ना आज, उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। चलो, क्या हरियाणा में हैवी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए या इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोजेक्ट सरकार के दिमाग में है? खरखौदा में सरकार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वो हैवी है या लाइट है, माइक्रो है? वो हैवी है बेटा। जहाँ गाड़ी बनती हैं, ऑटोमोबाइल्स का काम होता है, वो हैवी इंडस्ट्रीज़ में आता है, क्योंकि बहुत बड़ा कामकाज है ना। 600 और 300 एकड़ की ज़मीन तो पहले भी थी, लेकिन अब क्या कर दिया, 900। अब अकेला 900 एकड़ में है। अगर देखें, गुड़गांव मानेसर का 600 का है, गुड़गांव का 300 का, लेकिन खरखौदा का 900 एकड़ का प्लांट है, जिसमें से 800 एकड़ में तो बनेगी 4 व्हीलर और 100 एकड़ में बनेगी 2 व्हीलर। इलेक्ट्रिक पे काम ज़्यादा करेंगे। हम सबको पता है 2030 के बाद ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट से आउट कर देंगे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को। इसलिए बड़े से बड़ा ब्रांड अपनी देखा है, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके बड़े से बड़ा ब्रांड भी किस पर ले आएँ, इलेक्ट्रिक पर। इलेक्ट्रिक में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां पहले पहले होती हैं, धीरे धीरे काम करके उनको दूर कर देंगे। हाल फिलहाल में देखें तो धीरे धीरे हमारे देखते देखते इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ने लग गई। तुमने देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ छोटी छोटी ढेर सारी दिखती हैं। ये हाँ, ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें एक बार तो लगेंगे पैसे ज़्यादा, देखने में तुम लगेगा छोटी सी इतनी महंगी, इससे बढ़िया तो बड़ी गाड़ी ले लें, लेकिन बेटा वो एक बार की लागत है, उसके बाद तो बिजली सस्ती ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि इनकी चार्जिंग की दिक्कत अगर ये बीच में ख़त्म हो जाती है तो ये टाइम ज़्यादा ले रही हैं अभी फ़िलहाल में। तो उसके ऊपर इंजीनियर्स काम करते ही रहते हैं, वो देखेंगे भाई कैसे क्या हो, डबल बैटरी या जैसे भी करेंगे। जैसे पेट्रोल तो ये है कि 3-4 मिनट में आपकी टैंक जो है वो भर देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ चार्ज होने में समय लेती है, तो वहाँ लाइन लग जाएंगी, फिर कैसे चार्ज होंगी कैसे नहीं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी अगर हम देखें सीएनजी के जो पंप हैं उन पे पेट्रोल वालों से ज़्यादा भीड़ दिखती है ना हमें, सीएनजी पंप की स्पीड बहुत ज़्यादा है बजाय इलेक्ट्रिक के, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक का तो कभी पूरा दिन में खाली ही नहीं होगा, और इतनी भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। लेकिन ये चैलेंज हमारा नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों में, जर्मनी में और कर ही क्या रहे हैं, वो इसी पे तो काम कर रहे हैं। कुछ दिनों में ऐसी तकनीक आएगी कि आपके पास रिप्लेसेबल कुछ इस तरह की बैटरी वहाँ रखी हुई हुआ करेंगी कि लोग वो बैटरी बदल दिया करेंगे, कुछ इस तरह का करेंगे, क्योंकि चार्जिंग में समय देना तो इतना पॉसिबल है नहीं कि भाई बैटरी के बदले बैटरी बदल लो, कुछ इस तरह का जुगाड़ वो करते होंगे। आने वाला टाइम इतना कंफर्म है कि अब पेट्रोल पे हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, और डीजल पर भी, और धीरे धीरे सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिक की तरफ कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन इससे ये भी लगता है फिर बिजली भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है कि वो महंगी हो जाएगी।
उस हिसाब से फिर सरकार को कोई और ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, या फिर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके बिजली का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वो जब होगा तब देखेंगे। कल बताओ ज़रा कहाँ तक पढ़ लिया था, क्या रह गया था? पेज कंप्लीट हो गई थी? अच्छा, पुरानी पूरी हो गई थी, नई में रह गया था। नई में 139 पर क्या दिया है देख लें ज़रा। ठीक है, जो पुराने वाली किताब है वो कंप्लीट है, नए वाली में से एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं नई में, वो पढ़ लेते हैं। 137 पर है, प्रधानमंत्री रोजगार वाला टॉपिक नया है ना शायद। औद्योगिक नीति 2011 इसमें नहीं थी? थी तो बेटा, 6 पॉइंट थे, ये तो हो गई थी। इसमें थोड़ी ज़्यादा थी। SEZ हो गया था हमारा, ठीक है। तो इसमें बेटा टॉपिक 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, 2 अलग दिए हैं, सुन लो। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्या हमारे PM को रोजगार के बारे में बोलते, तुम अब लाइव देख रहे हो, सुन रहे हो, रोज बोल रहे हैं ना रोजगार के ऊपर। हरियाणा को लेकर एक रोल मॉडल टाइप बना दिया मोदी जी ने। पूरे जहाँ जहाँ इलेक्शन के चक्कर में घूमे वहाँ वहाँ उन्होंने वो शब्दों का इस्तेमाल किया, बिना खर्ची बिना पर्ची। तुमने देखा होगा अभी अपने हरियाणा के CM ने जो पटवारियों का वो फंक्शन किया, उसमें पीछे कितना बोल्ड लिखा हुआ था, बिना खर्ची बिना पर्ची, और उनकी हर लाइन में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का जिक्र था। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 2 तरह की नौकरियां हैं, एक सरकारी और एक जो हमारी छोटी मोटी निकलती हैं, जिसको हम कह देते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर हैं, या तुमने सुना होगा DC रेट पर हो जाती है ना। इन नौकरियों में बेटा थोड़ा डर रहता है, क्योंकि इनमें कोई गारंटी नहीं है। किसी को चोट लग गई तो सरकार तुम्हारे आगे पीछे बिल्कुल नहीं है, ना ही वो तुम्हारा खर्चा देगी, ना ही तुम्हारे पैसे घर पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है ना, तो आप दिमाग से फ्री हो जाते हैं। कुछ भी हुआ तो सरकार आपके साथ खड़ी है। किसी को अगर चोट भी लग जाए, मान लो इतनी धुंध है, कोई जा रहा है बाइक पे, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, 6-8 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड है। अगर नॉर्मल इंसान है तो घर से पैसा लगता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो इसका सारा खर्चा सरकार देती है, मेडिकल का सारा खर्चा, प्लस 6 महीने अगर वो घर है तो उसकी 6 महीने की सैलरी आएगी। अगर मान लो ये क्लर्क था और 35,000 रुपये कमाता था, तो ये 35,000 बस इसमें से ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस होता है ना, ट्रैवलिंग का भी सरकार देती है 2-2.5 रुपये, वो काटेगी सरकार, बाकी सारा पैसा आपके अकाउंट में एज इट इज़ आ जाएगा। तो सोचो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। पैसा जिस चीज़ में इंसान अपना लगाता है, बंधा हुआ खर्चा, भी मैंने कहीं पे बाइक ले ली तो मैंने उसकी किश्त भरनी है, मेरे बच्चों के लिए मैंने कोई प्लॉट ले लिया, किश्त भरनी है, ऐसे खर्चे होते हैं ना सबके, वो खर्चे रुकते नहीं हैं, वो आराम से ऐसे कैसे चलते जाते हैं। पहला फ़ायदा, मेंटल टेंशन से मुक्ति मिल गई। दूसरा, जितना खर्चा आएगा ये गवर्नमेंट जॉब वाले का, वो सारा मेडिकल का सरकार देगी। चाहे 50 लाख का खर्चा है, चाहे 1 लाख का, चाहे 10 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, सब सरकार देगी। यहाँ बेटा बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और खासकर जब खराब समय हो ना, तो ये आपको बचा सकती है। तो सरकार किस तरह की नौकरियों की बात कर रही है देखते हैं, पर सबको सरकारी मिल भी तो नहीं सकती ना, तो इसलिए रोजगार सृजन में SEZ वगैरह को भी कह रहे हैं कि आप भी काम धंधे लोगों को मुहैया कराओ, पढ़ो। जिनके नहीं है किताब वो सिर्फ सुन लो। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नए ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री, इसका मतलब है ये लोगों को अपने काम धंधे शुरू करने के लिए पैसा देंगे। तुम्हें पता है ना बैंक लोन दे देता है, क्या तुम्हें ये पता है बैंक एजुकेशन लोन भी देता है? हाँ, लेकिन बेटा ये चुकाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके ऊपर जो लोन उठाते हैं ना, उसका ब्याज का प्रतिशत बहुत तगड़ा होता है। ये हर किसी के बस की नहीं है, ना उठाना ना इसको भरना। तो लोन भी हर किसी को नहीं मिलता। लोन के पीछे देखा जाता है आपकी बैक पे क्या है। अगर आपके पास कोई प्लॉट है, मकान है, दुकान है, ज़मीन है, तो आपको बैंक लोन देगा। नहीं तो सारे भिखारी बैंक में चले जाएं कि हमें लोन दे दो, और फिर कहते हैं हम कहाँ से देंगे। बैंक लोन की कुछ शर्तें होती हैं। आप जितना लोन उठा रहे हैं ना, उसकी एवज की प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर आप बैंक को कल को लोन ना दें तो बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी को बेच के अपनी भरपाई कर ले। हमेशा बैंक ये देखता है कि आपके पीछे बैक पे कितना क्या कुछ है। तो जिनकी बैक स्ट्रांग है, लोन भी उन्हीं के लिए हैं। नॉर्मल आदमी को लोन भी नहीं
मिलता। जैसे कोई सरकारी नौकरी पर है और मान लो वो महीने की तनख्वाह उसकी 50,000 है, तो वो लोन उठा लेगा, उसको सरकार मना नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है इसकी हर महीने तनख्वाह आनी ही आनी, इसकी सैलरी इसके अकाउंट में जाने से पहले हमारी किश्त कटेगी, ये रूल होता है। तो सरकार फ्री है, बीमार भी हो गया, परेशान भी है, बेड पे भी बैठा है, तब भी उसकी तनख्वाह में से सरकार को, इसको बैंक को अपना हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मल कोई आदमी है, लोन लेके भाग गया, कहाँ ढूंढते फिरेंगे? तो इसलिए नॉर्मल आदमी को लोन मिलता भी नहीं है। लोन पास कराना बड़ा बड़ा जोखिम का काम है, इसमें सरकार, बैंक सब समझदार हैं। फिर ये इतने अमीर अमीर लोग कैसे भाग जाते हैं बैंक का पैसा लेके? क्योंकि बेटा इनकी बैक पे तो दिखाते हैं ना। अब वो भाग गया, क्या नाम था उसका, किंगफिशर का, माल्या, विजय माल्या। तो विजय माल्या बेटा एरोप्लेन की कंपनी थी उसकी, उसके पास कितना पैसा था। ये ना झूठे कागज बनवाते रहते हैं, जैसे एक ही प्रॉपर्टी पे बार बार गड़बड़ियों से लोन लेते रहते हैं, फिर इनसे चुकाया नहीं जाता, फिर भाग जाते हैं बाहर। नॉर्मल आदमी क्यों नहीं ले पाता? हम कहाँ दिखाओगे प्रॉपर्टी? वो तो दिखा देगा जी मेरी स्विट्जरलैंड में इतने $1 मिलियन की मेरी कंपनी है, उसके पास कागज भी हैं। तुम कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास तो गिरे पड़े अपने नॉर्मल घरों में, क्या एक हमारे घर होगा छोटा मोटा, छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा, उसको दिखाओगे तो फिर तुम भागोगे कैसे? वो तो तुम भागोगे, तुम्हारे घर वालों से वो छीनेंगे उस चीज़ को। इसलिए नॉर्मल जो लोग हैं ना, हम लोन लेने में कतराते हैं। लोन लेने के पीछे हमारी बैक पे पैसा है तो हम लेंगे, वरना हम लोन नहीं लेते। इसीलिए पढ़ो इसमें। अब बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से एकमुश्त मार्जिन मनी असिस्टेंस सब्सिडी कार्यक्रम के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बता रहे हैं कि सरकार सब्सिडी देती है चीज़ों पे, लागत जितनी है उसको थोड़ा सा कम करके। जैसे कि एग्जाम्पल में दे दूं, तुमने देखा भी होगा गाँव के आसपास आजकल बहुत लोग सोलर पैनल, सोलर प्लांट लगवाने लग गए, देखा है? खेतों में भी सोलर प्लांट लगने लग गए ना। तो ये लगते बहुत महंगे हैं, लेकिन इस पे बेटा सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब होता है आपको कुछ रुपयों में छूट मिलेगी। तो आपका पैसा कौन भरेगा? आपका पैसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भर देगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट, कुछ आप खुद भर देना। प्रतिशतता बांट लेते हैं। मान लो ये कहते हैं भाई 65% मैं भर दूंगी अगर कोई सोलर पैनल लगवाए, ये कहती है हम 20% हम भर देंगे, तो जो बच गया वो आप भर देना, जो बच गया वो आपके घर से चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को ना प्रमोट किया जाता है। एक और एग्जाम्पल है, कोई अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगवाता हो तो उसको सब्सिडी मिलती है, उसको सारा खर्चा नहीं देना पड़ता, एक मोटा खर्चा राज्य सरकार देती है। सरकार ये कहती है एक बार चलो हमारा पैसा लेगा ये आदमी, लेकिन फिर गोबर गैस लाइफ लॉन्ग चल जाएगी। तो एक तरह से एलपीजी की खपत कम हो गई ना, गोबर वेस्ट नहीं करेगा। वो जो गोबर का प्लांट में एक्स्ट्रा गोबर है वो एक तरह का मिनरल इसमें है, मेन्योर है, तो वो ले जाके खेतों में डालेगा। उससे कहीं ना कहीं वो जो डीएपी खाद और ये सब यूरिया है इन पे भी फर्क पड़ेगा। तो सरकार लॉन्ग रन में देखती है कि इससे हमारा फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा, इस पे सब्सिडी दे दो। ये सरकार तुम जानते हो अपने घर से कभी नहीं भरती, ये पैसा सरकार टैक्स के पैसे में से, तो इनडायरेक्टली तो तुम और मैं ही तो हैं पैसे देने वाले। हमें ये छूट मिल रही है, हमारा ही पैसा है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, इस योजना के तहत उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपए के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का सब्सिडी, ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी, शहरी में 15%। ये कुछ बेटा ऐसे अलग बात नहीं है, बस ये बता रहा है कि सरकार ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी दे देती है जिससे आदमी की लागत कम हो जाती है प्लांट लगाने की। तो उस हिसाब से फिर बहुत सारे लोग आजकल देखो अपने घरों पर, अपने खेतों में, जिसका छोटा ज़रूरत है ना, किसी का 1 ही एकड़ ज़मीन है तो क्यों ट्यूबवेल लगवाएगा? ट्यूबवेल में खर्चा कितना ज़्यादा है, ये लगवा लेगा। इसमें 1 खेत का 2 खेत का बहुत आराम से काम चलता है। देखा तुम लोगों ने सोलर से बहुत बढ़िया पानी आता है बेटा, उतनी तेज़ तो नहीं आता जितना कि भाई ट्यूबवेल की तो एक अलग ही बात है, लेकिन ट्यूबवेल बिजली का खर्चा भी तो है, ट्यूबवेल लगवाने में कितने रुपए भी तो लगेंगे। तो वो सब लागत बच जाती है। जिसका 1 या 2 एकड़ ज़मीन है वो सोलर को प्रेफरेंस दे सकता है। जिनको लंबे टाइम तक सोचना है मुझे बिजली के बिल से मुक्ति चाहिए, तो अपनी पूरी रूफ टॉप जो ये छत होती है ना, इस पर पूरा सोलर लगवा सकता है। जब हमने ये बिल्डिंग बनाई ना तुम लोगों के ये बैठने की, तब ये हमें भी बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हारा महीने का लाखों रुपए का खर्चा आएगा और सोलर वो करवा लो रूफ।
तो परिमल सर को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है, छत पूरी घिर जाती है। फिर सर ने कहा यार छत घिर जाएगी, फंक्शन है, बच्चे भाई बाहर घूमें कभी ऊपर नीचे, एक तो बंद के बैठे रहे। फिर हमने वो लगवाया नहीं। अदरवाइज ये सब ने कहा था कि जब खर्चा बड़ा हो ना बिजली का, 1-1.5 लाख का बिल आता है मिनिमम यहाँ, तो उतने खर्चे से बचने के लिए एक बार मान लो 20 लाख रुपए लग जाते, 30 लाख लग जाते, तो वो तो 20 महीने का खर्चा था। उससे पूरे रूफ पे सोलर पैनल लगता और बिजली आती रहती। लेकिन फिर उससे ये दिक्कत होती है, आपकी वो ज़मीन, वो एरिया घिर गया, फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। बहुत लोग प्रेफर करते हैं। अब साइड में हमारे PWD सरकारी रेस्ट हाउस है, देखो उसकी पूरी छत पे लगा रखा है, तो इनका खर्चा थोड़ी ना आता है। सरकार ने एक बार अपने ऊपर खर्चा कर लिया, अब सरकार का बच गया। ऐसे ही आजकल स्कूलों में भी चल रहा है। स्कूलों में बिजली के बिल स्कूल वाले भरते नहीं है तो सरकारी स्कूल, तो सरकार कहिए पैनल लगवा दो, एक बार की लागत। फिर जैसे सरकारी स्कूल में छत पे कौन ही जाएगा, लगवा देना चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन जहाँ ये है कि भाई इंसान खुली छत चाहता है, वहाँ लगवाने में दिक्कत होती है फिर थोड़ी। चलो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद औद्योगिक संस्थान तो पढ़ ही लिए थे। हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, तो पूछ लेंगे हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति कब आई, 2022 में। ये एक लाइन लिख लो, हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। मैंने शुरू में बता दिया आपको कि इलेक्ट्रिक वाहन के ऊपर थोड़ा सा काम करेगी सरकार। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, इसको मैं पढ़ देती हूँ, सुन लो। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल EV निर्माण के में अवसरों के खोज हेतु ऑटोमोटिव निर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना करने के लिए हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की। कौन से सन में लॉन्च की, 22 में। उद्देश्य सुन लो, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला पोल्यूशन नहीं करेगा, कुछ जलेगा ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेंगी। नेक्स्ट है एक व्यापक और सुलभ चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना। ये चैलेंज है, चार्जिंग स्टेशन बनाना बड़ा मुश्किल होगा। एक साथ 100 गाड़ियां लाइन में खड़ी हो जाएं, सारी चार्ज हो, कोई फॉल्ट ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, बड़ा एक चैलेंज हो गया ना एक तरह का। तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार को काम करना पड़ेगा। राज्य को बैटरी के निर्माण हेतु वैश्विक केंद्र बनाना। अब इतनी गाड़ियां बनेंगी तो सब में बैटरी लगेगी, वो बैटरी का इतना बड़ा कामकाज, ये बेटा हैवी इंडस्ट्रीज के काम है बैटरी वगैरह। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना। अगर इतना सब कुछ होगा तो रोजगार भी तो आएगा, इतनी इतनी बैटरियां बनेंगी, चार्जिंग स्टेशन, तो कितने लड़कों को काम मिलेगा, ये पॉजिटिव। विद्युत गतिशीलता पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, यानी बिजली के इस काम में एक तरह से रिसर्च वर्क को बढ़ावा देना, ये टारगेट है। इससे अगला भी शायद तुम्हारे में नहीं लिखा होगा, हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020, लिख लो ये, हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। जिस साल पेंडेमिक आया उसी साल आई थी ये पॉलिसी। एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। एंटरप्राइजेस जानते हो, बिजनेस कह लो, फैक्ट्री कह लो, जो काम धंधे हैं ये, तो हरियाणा एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस एंड ई से क्या है, एम्प्लॉयमेंट, पी से पॉलिसी। कौन से सन की है ये, 2020। और ये इलेक्ट्रिक वाहन वाली 2022 की है, ये तुम्हारे सामने आई हैं। सुन लो इसमें क्या है, हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए HEEP, इसको इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा दिया, 2020 को 1 जनवरी 21 से लागू कर दिया। नीति है 20 की, लागू किया 21, क्योंकि 20 में तो पेंडेमिक आ गया था, कोई बाहर ही नहीं निकला, तो ये नीति कैसे लागू करते। इस नीति का उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना, राज्य में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना। तो ये एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कितने लाख की बात कर रही है, 5 लाख। कल हमारे CM का एक बयान था कि मैं 2 लाख नौकरियां दूंगा, सुना था तुम लोगों ने, 50,000 अभी की बात कर रहे थे। तो बेटा इस तरह से फायदा तो है ही नौकरी मिलने का। तुम अब यहाँ बैठे हो, कितने सारे इसी क्लास में पढ़ के लोग आज दफ्तर गए हुए हैं, अब उनकी सैलरी आ रही है, उनकी पिछले महीने की सैलरी आ गई। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट सरकार अगर कहती है तो फायदा नॉर्मल आदमी को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट किसी बहुत बड़े बिजनेस क्लास को नहीं चाहिए, नॉर्मल घरों के बच्चों को चाहिए। सरकार अगर कहती है तो हमारे लिए पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022, लिख लो, स्टार्टअप पॉलिसी 2022। ये तुम्हें पता ही है क्या है स्टार्टअप। जब कोई बेटा पहली पीढ़ी बिजनेस में आती है ना,
कोई पहली बार, जैसे तुम्हारे फादर हैं, तुम में से किसी के पापा बिजनेसमैन नहीं है, मेरे भी नहीं थे। हम जब पहली बार कोई काम करते हैं ना तो उसको बिजनेस नहीं कहते, हम कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये स्टार्टअप। स्टार्टअप अमूमन जवान लोग करते हैं। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था 2014 में, मोदी जी की नई नई सरकार आई, इन्होंने एक बड़ी कैची लाइन बोली थी, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले लोग। बड़ा अच्छा लगता था सुन के, लेकिन फिर इसका रिजल्ट आज 2025 में बहुत सारे लड़के बर्बाद हो गए बेटा। आगे बहुत कम लोग बढ़े। स्टार्टअप को शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, जैसे मान लो तुमने कोई छोटा सा कुछ भी काम छेड़ दिया, ये काम बेटा अकेले थोड़ी ना होता है। तुम सबसे छोटा भी काम करोगे ना, कम से कम 4-5 आदमी तुम्हें रखने पड़ेंगे सबसे छोटे काम पे। अब कोई भी आदमी तुम्हारे पास आएगा तो तुमसे सैलरी मांगेगा ना, बिना सैलरी के तो काम किसी का नहीं चलता। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई छोटी सी दुकान खोल दी तुमने कि चलो हम लोग जो है मोमोज और ये चाउमीन और ये सब शुरू करते हैं, तो तुमने कहीं एक पहले दुकान ली, उस दुकान में तुमने काम करवाया होगा। सीधी दुकान थोड़ी ना जाके शुरू करते हैं, उसमें काम करवाना पड़ता है। लकड़ी का काम होगा, ड्रॉर बनेंगे कुछ इस तरह का, कढ़ाई और बर्तन और ये गैस ला के रखोगे, पैसा गया इनमें। फिर तुम अकेले तो वहाँ सारा काम नहीं करोगे, तुम्हें एक बनाने वाला भी रखना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा एक महीने में कोई ज़्यादा ग्राहक नहीं आए, तो क्या वो खाना बनाने वाला पैसे नहीं लेगा? वो तो लेगा ना बेटा, उसका तो परिवार है। वो तो अपने, अगर तुम उसको सबसे कम पे 15,000 पे ले आए तो 15,000 तो कम से कम ये गए। जो तुमने वहाँ बिजली इस्तेमाल की, मिनिमम कमर्शियल एरिया में खुलती हैं दुकानें, तो उसका कम से कम भी मान के चलो 1,500-2 हज़ार रुपये मिनिमम रेंट भी आया। अगर तुमने गर्मियों में बिजनेस स्टार्ट किया, तुम एसी के बिना तुम एक्सपेक्ट मत करो भीड़ आएगी, एसी तो लगाना पड़ेगा। फिर तुमने वहाँ बेंच टेबल जो भी लगाया, यानी तुमने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ये लगती अच्छी है कि हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन बेटा अगर वो नहीं चला, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कहाँ से किराया भरोगे? कहाँ से उसकी जो खाना बनाता है, कोई टेबल पे कपड़ा मारने वाला भी तुमने रखा होगा, रखने पड़ते हैं ना 3-4 आदमी, तो ये सब चीज़ें कहाँ से मेंटेन करोगे? स्टार्टअप को शुरू करना फिर भी आसान है, एक बार आदमी गिर पड़ के लगा दे पैसा, लेकिन फिर उससे अगर अर्निंग ना हो तो आगे का क्या होगा? आगे की दिक्कत को आंसर करने में फिर दिक्कत आने लगती है। इसीलिए ना बेटा, इंडिया के मैक्सिमम स्टार्टअप आज की डेट में अगर टोटल देखोगे ना, 14 में जितने खुले थे मैक्सिमम फेल हैं। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठ गए। तुमने MBA चाय वाला सुना था ना, कैसे बूम गया था, लोगों ने कहा यार MBA करके चाय। आज MBA चाय वाला देखो जरा, उसके बारे में पढ़ के गायब है, पता नहीं कितने केसेस हो गए उसके ऊपर। क्योंकि चाय वाला बेटा, एक जैसे तुम खुद इमेजिन करो, चाय वाला जो लड़का था उसने अपना एक बिजनेस सोचा कि हम जो मसाले की चाय बेचेंगे ये वो। चाय पीने वाले को ना सबसे ज़्यादा आनंद आता है बाहर टपरी पे, वो जो पुराने टाइम के लोग बैठे हैं ना, जो उसी पतीले में बार बार उबालते जाते हैं, उसका टेस्ट वही बनता है। फ्रेश पतीले में उबली हुई चाय अच्छी नहीं बनती उनकी, वो हाँ जैसे जो भी हैं बेटा। तो वो जो लोग हैं ना बार बार वाले, उनको एकदम से लगा कि कहीं हमारा काम धंधा पिट जाए। उनका काम धंधा नहीं पिट सकता, क्योंकि वो तो एक रेहड़ी लगाते हैं जिसका कोई किराया नहीं भरना, जिसमें बिजली का कोई खर्चा नहीं है। एक ही आदमी रेहड़ी पे खड़ा होता है ना, उसने कोई 2-4 नौकर रखे, तो उसका अगर बिजनेस कम भी चलेगा तो उसको किसी को देना नहीं है। लेकिन जो लड़का अपना स्टार्टअप खोल के, एक अपना लेके बढ़िया दुकान बैठ गया है कि हाँ भाई दुनिया आएगी चाय पीने, वहाँ कौन आएगा चाय पीने? फिर उसकी चाय टपरी वाले की 15 रुपए की बहुत बढ़िया चाय, वो 25-30 रुपए की एक चाय दे रहा है। उसने जो सारा सेटअप किया वो जवान बच्चों को ध्यान में रख के किया, जबकि जवान बच्चे चाय पीते ही नहीं है। वो तो 2-4 बार तो जाएंगे, लेकिन वो आदी नहीं है। जो आदी है चाय पीने का, वो जाएगा टपरी पर, रेहड़ी पर। तो इसलिए ना लॉन्ग रन में ये स्टार्टअप नहीं चल पाते। ऐसे ही तुम्हारे सामने एक बूम आया था एजुकेशन में, एजुटेक कंपनी बायजूस। हमने बिल्कुल देखा एकदम से, अरे भैया पूरी दुनिया में छा गई। शाहरुख खान ऐड कर रहा है, आमिर खान ऐड कर रहा है। देश में कोई ऐसा नहीं बचा बड़ा आदमी जिसने ऐड ना किया हो, सबसे ऐड कराया। ब्रांड वैल्यूज सबकी इस्तेमाल की कि भाई ये हमारा ऐड कर रहे हैं। लेकिन वो सारा पैसा बेटा उनके घर से नहीं लगा, उन्होंने ये फंडिंग्स उठाई थी। फंडिंग पता है क्या होती है भाई? 4 अमीर लोग हैं, तुमने ये शार्क टैंक नहीं देखा? शार्क टैंक फंडिंग ही तो करते हैं, बैठते नहीं 3-4, वो कहते हैं मैं 1% में पैसा लगा दूंगा, मैं 2 में, 5 में। जो बहुत अमीर होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं पैसे वाले, ये सोचते हैं कि भैया हम 10 जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब मान लो उसके पास 100 करोड़ है, तो अपने दिमाग में बना के बैठा है कि 50 करोड़ तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए रख लूँ, कोई बुरा अच्छा टाइम आए 50 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं 10-10 करोड़ 5 बिजनेस में लगा दूंगा, उनमें से कोई अगर 1 या 2 चल गया, 3 डूब भी गए, तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि जो चलेगा वो कमा के दे देगा। तो ये लोग ना बेटा अपनी जेब से कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? रिस्क होता है।
आ भी गया और डूब भी गया। लेकिन ये रिस्क वो ले सकता है जिसके पास 50 करोड़ हो लगाने के लिए। अब तुम कैसे लोगे रिस्क? मैं भी नहीं लूंगी, हमें लगता है क्या फालतू की बात है। लेकिन स्टार्टअप्स ना बेटा कई बार बड़ा अच्छा आइडिया क्लिक कर जाता है। जैसे जैसे एक वो आजकल न्यूज़ में देखे, ये IITN जो फ्लाइंग बीस्ट करके जिसका चैनल था, देखा तुमने वो लड़का? अब तो खैर उसकी एज भी हो गई है, 40 के लपेटे में। फ्लाइंग बीस्ट एक IITN लड़का था और पायलट था। उसने पेंडेमिक के दौर में अपनी कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही कि कंपनी की साख पे खतरा आ गया। दिल्ली में उड़ान भरते थे वो, तो कंपनी ने उसको निकाल दिया और उसके ऊपर 2-4 केस वेस भी कि भाई इसने हमारी मानहानि कर दी, ये कर दिया। उसकी वो नौकरी चली गई। अब उस फील्ड में उसके ऊपर एक होता ना भाई धब्बा लग गया, उस फील्ड में कोई उसको रखेगा नहीं। यानी IIT करने के बाद वो जो पायलट बना था, वो पायलट का उससे एक तरह से छीन लिया गया। उसके बाद उसने लॉ की पढ़ाई की, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसमें बहुत बढ़िया ब्रिलियंट था। जहाँ 18 साल के लड़के तैयारी कर रहे थे, वहाँ वो 35 साल का आदमी तैयारी कर रहा था, 2 बेटियों का बाप। उसने वो भी क्रैक कर दिया, DU में उसका एडमिशन हो गया। लेकिन फिर वो जब वहाँ गया 5-6 महीने, तो उसने फील किया कि यार ये बच्चे जो हैं 18-19 साल वाले, मैं हूँ भाई, ये 4 साल 5 साल देंगे तो भी तो ये 20-22 के ही होंगे। मेरी उम्र अब 35 से मैं 40 का हो जाऊँगा, फिर मैं एक नए फील्ड में जाऊँगा। उसमें नाम कमाने में कम से कम एक फील्ड में ना बेटा 15-20 साल लगते हैं। जाते ही हीरो कोई भी नहीं बनता। जिस जिसका नाम है ना, जिस जिस फील्ड में उसने कई साल दिए हैं उस फील्ड को, तो फिर उसको फील हुआ कि नहीं, अब मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं इस काम को छोड़ देता हूँ। फिर उसने कई बिजनेस किए। अब फाइनली उसने 10 करोड़ रुपए जो उसने जहाँ जहाँ से इकट्ठे किए, सोशल मीडिया से, नौकरी से, वो उसने लगा के एक UP साइड में एक फार्म हाउस बना दिया। बेसिकली गायों को रखने का उसने काम कर लिया। वो गाय पालता है वहाँ, हज़ारों की संख्या में उसके पास जो है कई 100 गाय होंगी, और वहीं पे उनका नहलाना, खिलाना, पिलाना, एक बहुत बड़ा एरिया उसने खरीद लिया। 10 करोड़ की उसमें लागत आई। वो गायों का दूध भी बेचते हैं वहाँ पर और घी भी बेचते हैं, तो जैसे पनीर वगैरह भी। तो उसका बिजनेस ये उसके लिए अब स्टार्टअप है, क्योंकि अब तक तो वो नौकरी और इन सब से कमा रहा था। तो अब उसको लगा कि मैं अपने चैनल बहुत बड़ा है, 10 मिलियन से ज़्यादा उसके जो है सब्सक्राइबर हैं, तो वो अब शार्क टैंक में गया हुआ था। और वो जो शार्क टैंक में आते हैं उन्होंने उसको देखा हुआ, क्योंकि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने कहा भाई तुम, फिर उसने बताया कि जिस दिन मैंने पहली अपनी ये सेल शुरू की ना घी की, 1 करोड़ रुपए की सेल मेरी विदिन 1 डे हो गई थी। तो उसने कहा फिर तुम्हें आने की ज़रूरत क्या है, 1 करोड़ की अगर सेल होगी? तो बोला वो तो एकदम से हुई थी ना, आगे कंटिन्यू भी तो करना है, तो आप मुझे कुछ पैसा फंडिंग में दे दो। इसका मतलब फंडिंग में कोई आपके ऊपर फेथ करते हैं, जब थोड़े तगड़े पैसे वाले, तो वो आपको कुछ पैसा देते हैं कि लो अपना बिजनेस आगे बढ़ा लो। वो पैसा डूब भी सकता है और वो पैसा कई गुना होके वापस भी आ सकता है। तो हमारे हरियाणा में जो है ना, ये जो पॉइंट बता रहे थे कि स्टार्टअप, ये सुनने में अच्छा लगता है बेटा, कुछ लोगों ने अच्छा किया भी है। लक्ष्य का एग्जाम्पल मैंने दिया था, पढ़ा लिखा आदमी था, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के 10 भैंस खरीद ली, मुर्रा नस्ल की। आज लक्ष्य का घी यूरोप के कंट्रीज में जाता है। उसके बच्चे बेटा मिलियनेयर हैं, बैठे बैठाए उस घर में पैदा हो गए इसलिए मिलियनेयर हैं, डॉलर्स में खेलते हैं वो। उस एक आदमी की वो सोच, वो आइडिया 10 मुर्रा नस्ल की भैंस बांधने का, लेकिन वो आइडिया आज का नहीं था बेटा, उस आदमी की जिंदगी चली गई पूरी। उसने पूरी जिंदगी लगा के 10 भैंसों से उसने फिर 12 की, फिर 15 की, फिर 20 की, फिर काम बढ़ता गया। फिर जब बड़े लेवल पे आ जाता है ना, फिर अर्निंग का सोर्स बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत लोग आगे बढ़ भी जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी स्किल्स चाहिए बेटा, एक चीज़ सिर्फ नहीं होती है। जैसे आपके अंदर अगर बोलने की कला नहीं है, आपको लीड करना नहीं आता, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। हर कोई बिजनेस थोड़ी ना कर सकता है। देखो, हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 क्या कहती है? हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उद्यमियों को अपना स्टार्टअप शुरू करने में सुविधा प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी ढांचे में वृद्धि, वित्तीय पैसा देगी, और गैर वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे बिजली के खंभे वहां लगवा दिए, अच्छे रोड बनवा दिए, वहां आसपास की कनेक्टिविटी बनवा दी, प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत 3000 से अधिक स्टार्टअप को हरियाणा में इनक्यूबेट किया गया है। कितने से ज्यादा स्टार्टअप? अब इनमें से कितने
चलेंगे और कितने खत्म हो जाएंगे। जैसे स्टार्टअप करना बुरी बात नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि जिसकी बैक पे थोड़ा सा पैसा हो ना, उसको ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। जिसकी बैक बहुत कमज़ोर हो, उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिसके फादर मजदूरी करते हैं, बहुत छोटी सी कहीं पे जैसे बस मुश्किल से पेट भरता है, वो रिस्क लेके बेटा हमेशा मर जाता है। ऐसे लोग ग्रोथ नहीं कर पाते। रिस्क लेना चाहिए जब आपके बैक पे पीछे, यार मेरा नहीं भी चला काम धंधा, मेरे फादर का बढ़िया काम है, मान लो एक सरकारी नौकरी पे अच्छी पोजीशन पे हैं, 80,000 रुपये महीने के पापा के आते हैं, तो वो लड़का सोच सकता है कि ठीक है मेरे पापा, अगर मेरा नहीं भी चला काम धंधा, पापा बैठे हैं अभी तो पापा 50 के ही तो हैं, 10 साल तो पापा बैठेंगे आराम से जब तक उनकी जॉब है, तो रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ये दिखता हो कि यार हमारे पीछे बैक पे इतना पैसा नहीं है और डूब गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कहने वाले बहुत होते हैं बेटा ये कर लो वो कर लो, लेकिन ना मदद कोई नहीं करता। जब समय बुरा आता है ना, तो ये रिश्तेदार सबसे पहले भाग जाते हैं। सलाह देने, सुझाव देने तो सभी आते हैं। तो इसलिए अपने घर के हालात देख के डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे स्टार्टअप करना मेरे लिए ठीक है या पहले मैं अपने पैर जमा लूँ। और जिसके पैर जमे होते हैं ना बेटा, अमूमन उसी के स्टार्टअप चल जाते हैं, जिनके बैक पे थोड़ा सा पैसा होता है। चलो इसके बाद तो बाकी तो हमने शायद ये क्लस्टर व्लस्टर तो पढ़ ही रखा है सारा, आगे कुछ नहीं बचा ना इसमें से, अब कंप्लीट हो गया ये। चलो अब एक थोड़ा थोड़ा ना बेटा एग्जाम अब आएंगे जब, तो थोड़ा थोड़ा बोरिंग सी चीज़ें भी पढ़ लेनी चाहिए। एक बार ज़रा इसके कंटेंट पे आओ, कहाँ क्या लिखा है। हमने हिस्ट्री का एक पीरियड पढ़ रखा है पूरा, कौन से वाला? नहीं एंशिएंट नहीं पढ़ रखी, मेडिएवल पढ़ा रखी है मैंने, जिसमें मैंने मुगल पढ़ाए थे, दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी ना। आधुनिक इतिहास में मैंने गांधी पढ़ा दिए थे अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ 57 की क्रांति बची थी बस, और सारा पढ़ा दिया था। हरियाणा के भूगोल में हम लोगों ने, एक बार देखो ज़रा, क्या भूगोल में हम लोगों ने जनसंख्या, परिवहन शायद छुड़वाया हुआ है, हो गया परिवहन? अच्छा नहीं सारा नहीं कराया था, रेल कराई थी सिर्फ। चलो एक मैं आज अपने आप से शुरू कराती हूँ क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग है पर पढ़ना पड़ेगा। इसमें ढूंढो बेटा मेले और ये सब चीज़ें बड़े बोरिंग होते हैं पर पढ़ने तो पड़ते ही हैं। 174 174 एक डांसेस का टॉपिक और एक मेले का टॉपिक मिल गया। मेले और पर्व उत्सव, एक क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम ये है कि हरियाणा में मेले एक नाम के ही कई जगह लगते हैं, है ना। जैसे एक भगवान के नाम पे ढेर जगह मेला लगेगा, भगवान कृष्ण के नाम का ढेरों जगह मेला लगेगा, पर फेमस कोई एक होगा, एग्जाम में वो फेमस आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर देखो मेले और पर्व उत्सव में पहले दे रखे हैं बेटा जिले वाइज, सारे जिले 22 के 22 जिले, पहले बस नजर डाल लो, 22 जिले दे रखे हैं देखो चरखी दादरी तक। फिर ऋषियों से संबंधित मेले दे रखे हैं, फिर पर्व और उत्सव दे रखे हैं, कौन कौन से हम यहाँ अपने उत्सव बनाते हैं, इनके ऊपर अमूमन क्वेश्चन आते हैं, अमूमन। तो हम एक काम करते हैं, उसके बाद आगे देखो त्योहार दे रखे हैं 2-4, फिर मेले एक नज़र में एक्सप्लेन नहीं कर रखे, सीधे जिले का नाम, मेला और जिला, मिल गए। ये बेटा सारे याद करने पड़ते हैं 90% इनमें से, मैंने वही लिखवाए थे जो थे कि हाँ आ रहे हैं बार बार। पीछे से ही पढ़ते हैं क्योंकि पीछे सिर्फ एक सीधा वो रटने वाला काम होता है। देखो पेज 178 पर आ जाओ। हरियाणा के मेले एक नज़र में, सारे एक दिन में नहीं पढ़ सकते, नहीं याद होंगे, कुछ आज पढ़ेंगे, 3-4 दिन आराम से पढ़ते रहेंगे। पहला टिक करो, बाबा गरीबदास का मेला लगता है छुड़ानी झज्जर में। गरीबदास एक संत महात्मा थे बेटा, ये बाबा गरीबदास, इनका मेला कहाँ लगता है? छुड़ानी। छुड़ानी कहाँ है? झज्जर में। अगला टिक कर लो, दुल्हेंडी का मेला लगता है झज्जर में, झज्जर टिक कर लो। बाबा श्याम जी का मेला जगह जगह भरता है। श्याम जी कौन है? कृष्ण का, लेकिन फेमस है दूबलधन। दूबलधन कहाँ पड़ेगा? झज्जर, झज्जर में। तो गरीबदास का मेला झज्जर में, और ये फेमस कौन सा है? श्याम जी का मेला। दुल्हेंडी का भी जगह जगह भरता है। बाबा बालक नग्ननाथ टिक कर लो, नग्ननाथ का मेला सोनीपत में भरता है बेटा ये मेला, सोनीपत। रबड़ा, रबड़ा लिखते हैं ना, भ लिख देते हैं इसको, माजरा। गोहाना टिक कर लो, नग्ननाथ का मेला लगता है गोहाना में, जहाँ की जलेबी फेमस है, वहाँ नग्ननाथ का मेला, गोहाना सोनीपत। बाबा जिंदा का मेला लगता है मोई माजरी सोनीपत में, फेमस है ना बाबा जिंदे का मेला। बहुत लोग ये मानते हैं
अब बेटा तुम बातें करोगे तो सबसे बोरिंग टॉपिक है ये, लेकिन समझ लोगे तो आसान। किसी के शरीर पे ना पैदाइशी मस्से हो जाते हैं, भाई कहीं काला सा पैच हो गया हाथ पे पैर पे, तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि इसको जो है बाबा जिंदे के मेले की वो भेली बटती है ना वहाँ गुड़ की, वो बोल दो उससे ठीक हो जाएगा। और बेटा लिटरली कई लोगों का ठीक हो जाता है। साइंटिफिक देखो, साइंस कहीं काम नहीं आती बहुत जगह। ऐसे मस्से ब्लैक ब्लैक अपने आप बॉडी पे जहाँ हो, बहुत बच्चों के, मैंने भी एक बच्ची का देखा, हमारे सर के गांव में पड़ोस में थी वो छोटी सी बच्ची, तो उसको ना बड़ा सा मस्सा था गले के पास, धीरे धीरे खत्म हो गया अपने। मैंने कहा इसने क्या तुमने इलाज कराया, छोटी सी बच्ची, बोले हमने बाबा जिंदे की भेली बांट दी। तो इसका मतलब ये सच बातें हैं, ये लगती हैं चीज़ें आज भी। तो ये टिक कर लो। मोई माजरी सोनीपत में बाबा जिंदा का मेला, जिंदे बाबा का मेला बोलते हैं। भगत पूर्णमल था, इनका मेला भरता है बेटा कासन गांव गुड़गांव में, कासन गांव का नाम है। शीतला माता का फेमस मेला कहाँ भरता है? गुड़गांव। वैसे शीतला माता जगह जगह बना रखी हैं, लेकिन सबसे फेमस है गुड़गांव में। बाबा मस्तनाथ, यूनिवर्सिटी भी है ना इनके नाम की, तो अस्थल बोहर, टिक कर लो रोहतक, अस्थल बोहर। बाबा जमुना दास का मेला भरता है रोहतक में, तो मस्तनाथ और जमुना दास कहाँ भरते हैं दोनों मेले? रोहतक में। और ये लिखा है होला, होलो लिखा है ना, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, इसका मेला लाखन माजरा रोहतक में। शिवरात्रि का मेला जगह जगह भरता है, पर फेमस है रोहतक के किलोई का, अंडरलाइन कर लो किलोई, ठीक है। पहले सिर्फ इतने ही मेले कर लेना, ये सारे मैं एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगी वरना याद नहीं होंगे बेटा। एक अगले पेज पर आ जाओ, वो भी थोड़े से करा देती हूँ अगले पेज पर, बीच वाली लाइन फिर एक दो दिन में पढ़ेंगे। पेज 179 पर पहला टिक कर लो, शनि देव का मेला कहाँ भरता है फेमस? महेंद्रगढ़ में। 56 नंबर पर है शनि देव का मेला, महेंद्रगढ़। शनि देव के जगह जगह मंदिर हैं, लेकिन फेमस कौन से वाला है? महेंद्रगढ़ का। माता मसानी का मेला भरता है महेंद्रगढ़, माता मसानी। कुछ लोग कहते हैं कि मसानी और शीतला माता बहनें थी, तो शीतला का फेमस कहाँ का है? गुड़गांव, और माता मसानी का फेमस है महेंद्रगढ़। क्या गुड़गांव और महेंद्रगढ़ एक ही बेल्ट का पार्ट है? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ एक ही बेल्ट में तो आते हैं यहाँ दोनों के। शिवजी का मेला जगह जगह भरता है, पर फेमस है महेंद्रगढ़ का। बाघौत है, ये ध लिखा है तो घ कर लें, बाघौत गांव महेंद्रगढ़। छड़ियों का मेला भरता है करनाल में, छड़ियों का। श्यामजी छड़ी का मेला रेवाड़ी। अब देखो सिर्फ छड़ियों का आ गया तो करनाल, और श्यामजी छड़ी आ गया तो हाँ, और श्याम जी का मेला आ गया पीछे तो झज्जर। देखा एक ही चीज को कैसे घुमाते हैं, श्याम जी का आ गया तो छड़ियों का आ गया तो हाँ, और श्याम छड़ी का आ गया तो रेवाड़ी। एक आदमी के नाम में कैसे चेंज करके आंसर बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। श्याम जी का मेला टिक कर लो झज्जर। दूबलधन पीछे लिखा हुआ था वही है, ये लिख लो, दूबलधन गांव का नाम है बेटा, दूबलधन पीछे नहीं आया था, दूबलधन वही है ये। सतकुंभा का मेला हमारे सोनीपत में। नग्ननाथ का मेला भी कहाँ था? सोनीपत में। और जिंदे का मेला भी सोनीपत में। ऐसे ही ये है सतकुंभा का मेला, खेड़ी गुज्जर सोनीपत। तो 3 हो गए सोनीपत के, कौन कौन सा? नग्ननाथ का, सतकुंभा का और जिंदे का। ये 3 मेले कहाँ भरते हैं? सोनीपत में। नेक्स्ट चेक करो, रामक शाह का मेला भी सोनीपत में। खुबड़ू, खुबड़ू है ना, यहाँ रामक शाह का। यमुना स्नान, जगह जगह यमुना बहती है हमारे पूरे गांव में, लेकिन फेमस कहाँ का है? मेहंदीपुर सोनीपत का। तो यमुना स्नान कहाँ का फेमस है? मेहंदीपुर सोनीपत। नहीं तो यमुना तो पूरी बेल्ट है बेटा, ये सोनीपत, पानीपत, यमुना नगर, लेकिन पूछे यमुना स्नान कहाँ का फेमस है तो मेहंदीपुर का, ये सोनीपत वाला। नेक्स्ट टिक कर लो, रक्षाबंधन का मेला भरता है पंचवटी पलवल में, जो फेमस है, नहीं तो सब जगह भरता है, पंचवटी पलवल। बुद्धो माता का मेला भरता है गुड़गांव में, बुद्धो माता। नेक्स्ट है शाह चोखा खीरा, ये सोनीपत को काट दो, गुरुग्राम लिख लो, गुरुग्राम में भरता है, सोनीपत में नहीं है ये। चोखा खोरी का मेला। और कुंवारी का मेला ये भरता है हाँ हिसार, नाम है बेटा ये कुंवारी। भीमेश्वरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, भीमेश्वरी का बेरी झज्जर। मैंने तुम्हें इसके मंदिर के बारे में बताया था तुम्हें, ये किन की देवी थी? ये बेटा गांधारी जो थी ना, गांधार की, वहाँ की देवी थी ये। तो इसको भीम को कहा गया कि वहाँ से वो माता की मूर्ति ले आ, तो मूर्ति ले आया, वो कहा जहाँ रख देगा ना वहीं स्थापित हो जाएगी। थक गया वो लाता लाता, तो वो बीच में बेरी में बैठ गए,
वो मूर्ति वहीं रख दी। फिर जब उठाने लगे मूर्ति उठी नहीं, तो बोले अब ये यहीं स्थापित हो गई। फिर वो खाली हाथ गए थे कुरुक्षेत्र। तो ये भीमेश्वरी का लगना कहाँ था मेला? कुरुक्षेत्र। लेकिन अब लगता कहाँ है? क्योंकि वो वहीं गलती से रख दी आराम करने के चक्कर में। पहले वैसे देखो कितनी अजीब, जैसे नॉन साइंटिफिक चीज़ है, साइंस ना माने इस बात को कि मूर्ति कैसे स्थापित हो गई, लेकिन मूर्ति बेटा रखी गई और वहीं रह गई, वो उठ ही नहीं पाई वहाँ से मूर्ति। फिर तो झज्जर में भरता है भीमेश्वरी देवी का मेला। ठीक है, इसके बाद राजकीय और राष्ट्रीय दिवस टिक कर लो। 11 फरवरी साइड में है सर छोटू राम जयंती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा के तो किसानों के मसीहा है ना छोटू राम जी। याद करो, एक लीग बनाई थी, जमींदारा लीग। फिर जमींदारा लीग 1923 में बनी थी। आगे जाके इन्होंने जमींदारा लीग को किसने कंट्रोल करने की कोशिश की? मुस्लिम लीग ने। उन्होंने इनके दफ्तर का नाम बदल दिया था ना, बाद में लड़े। लेकिन ये सब तब हुआ था, बाद में इनकी डेथ हो गई थी। ये 45 में चले गए। इन्होंने बड़ी कोशिश की बेटा, भाखड़ा नहर हरियाणा तक आई वो 54 में, लेकिन 45 में इनकी वजह से आई। लिख लो यहाँ, छोटू राम जी के ऊपर लिखो 1945 डेथ, 1945 डेथ। भाखड़ा नहर के प्रणेता इन्होंने शुरुआत करवाई थी। भाखड़ा नहर के प्रणेता, प्रणेता होता है स्टार्टिंग करवाने वाला। भाखड़ा नहर के प्रणेता क्या बेटा? क्या थी कल की? अच्छा, उनके बर्थ के लिए कह रही हो? अच्छा अच्छा, उनकी डेथ बता रही हो? 8 जनवरी की थी। ठीक है। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी सबको पता है ना, उन्हीं के नाम पर है। उनको किसानों का मसीहा कहते हैं। जन्मे थे सांपला में, सांपला में। इतना ही लिख लो, फिर पीछे हमने किताब में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इनके बारे में। इसके बाद बेटा 2 पॉइंट छोड़ दो। 14 अप्रैल सबको पता है अंबेडकर जयंती है। और जून जुलाई में कौन सा मेला भरता है हमारे यहाँ? कहाँ भरता है? पंचकुला के। कहाँ? पंचकुला के, जो अलग अलग उसमें तलों में विभाजित है। कौन सा? पिंजौर गार्डन। लिख लो यहाँ, पंचकुला के पिंजौर गार्डन में आम मेला भरता है जून जुलाई में। पंचकुला के पिंजौर गार्डन। क्या तुम्हें याद है पिंजौर गार्डन किसने बनवाया था? फिदाई खां कोका। उसका कजिन कौन था? औरंगजेब। उसने ये कहा औरंगजेब जब जाता है लाहौर तो बीच में यहाँ रुक जाएगा। उसने बहुत सुंदर अलग अलग तलों में विभाजित बनवा रखा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ लगता है ये। नेक्स्ट टिक कर लो, 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सबको पता ही है ये। 31 जुलाई हमारे उधम सिंह की जयंती है। अभी इनका जन्मदिन भी गया था ना उधम सिंह जी का। नेक्स्ट टिक करना, 1 सितंबर हरियाणा पर्यटन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। 1 सितंबर हमारा पर्यटन दिवस है हरियाणा का। हरियाणा का पर्यटन का सिंबल क्या है बताओ? कैसे दिखाते हैं हम पर्यटन को अपने? मोर बना रखा है बेटा हमने। टूरिज्म की जहां जहां बात होती है ना, एक मोर सा बना रखा है, तो वो हमारी पहचान, हमारा लोगो है टूरिज्म का। नेक्स्ट 30 सितंबर कर लो हमारी अग्रसेन जयंती। अग्रसेन जी के कारण कौन सा शहर है हमारा? अग्रोहा। अग्रवाल समाज कहता है, हम यहीं से निकले। लिख लो यहाँ, अग्रोहा हिसार इन्हीं का बसाया नगर था। और अग्रसेन के ही नाम पर है हमारा अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ का पार्ट है? हिसार। प्लस अग्रवाल समाज कहता है हमारी जन्मभूमि है ये, हम यहीं से निकले हैं पूरे इंडिया में जो फैले हैं। नेक्स्ट टिक करना, 14 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि जी ने क्या किया था? रामायण की रचना की थी। 31 अक्टूबर सरदार पटेल का बर्थडे है, एकता दिवस। लिख लो यहाँ, पटेल का बर्थडे। इसी दिन इंदिरा गांधी का मर्डर भी हुआ था। पटेल का बर्थडे और उनका मरण दिवस है, उनकी मृत्यु। एकता दिवस सरदार पटेल की याद में। पटेल की डेथ कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 को। बर्थ कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। इंदिरा गांधी की मौत कब हुई है? 31 अक्टूबर। तो मौत को ना मना के हम जन्म को मनाते हैं, एकता दिवस। 1 नवंबर टिक कर लो, हरियाणा दिवस। एक नीचे पॉइंट लिख लो, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन बनी 1 मई 1974 को। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन बनी 1 मई 1974 को। ये पूछा गया था एक बार, टूरिज्म कॉरपोरेशन कब बनी? इसके सिंबल में कौन सा पक्षी मिलता है हमें? मोर मिलता है। 1 मई 1974, 1974, 1/5/1974 को। ठीक है, अब आओ पिछले पेज पर। कुछ ऋषियों के बारे में बातचीत है। देखो पेज नंबर 177 पर ऋषियों से संबंधित मेले। मिल गया? हमारे यहाँ इतने ऋषि मुनि कैसे रहते थे?
हमारा एरिया जो हरियाणा है ये क्या कहलाता है? संस्कृति का पालना, है ना। इसको हम मानते हैं बेटा देवताओं की जमीन थी ये, इसी को देव योनि कहा गया। देवताओं का जो जन्म हुआ बहुत सारों का वो इसी जमीन पर हुआ, तो ये देव भूमि है, इसी को देव योनि कहते हैं, यही देवताओं का। और देवताओं के बाद जो अगले इंपॉर्टेंट लोग थे वो कौन लोग थे? ऋषि मुनि। ऐसा मानते हैं ना भगवानों ने इनको ज्ञान दिया था, तो इस जमीन पर बहुत सारे ऋषि मुनि हुए पुराने टाइम में। तुमने सप्त ऋषि का नाम सुना है? ऋषि मुनि हमारे हरियाणा में बहुत फेमस थे, उन्होंने काम किया है, तपस्या कर रखी है। तो उनके नाम देखो, पहला ययाति ऋषि थे कोई, ययाति, ये पेहोवा कुरुक्षेत्र में, पेहोवा कुरुक्षेत्र में इनके नाम का मेला भरता है ययाति ऋषि का। इसके बाद च्यवन कर लो, च्यवन तो तुम जानते ही हो, है ना। 7000 साल तपस्या करते रहे ढोसी पहाड़ी पर बैठकर, 652 मीटर ऊंची पहाड़ी पर। ये टिक करो। कुल ताजपुर गांव महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। कुल ताजपुर यहीं पर तो है बेटा, ढोसी लिख लो, ढोसी सबसे ऊंची पहाड़ी है अरावली की, ढोसी पहाड़ी हरियाणा में नहीं बेटा, ये अरावली की ऊंची है, अरावली की सबसे ऊंची। इसकी हाइट कितनी बताई? 652 मीटर। इससे ज्यादा ऊंची हमारी हाँ करोहो है, सबसे ऊंची पूछेंगे तो करोहो। कहाँ है ये है शिवालिक में, शिवालिक में। इसकी ऊंचाई कितनी है? या तो 15-14 या 1467 मीटर, कोई सी एक मिलेगी बेटा। चलो यहाँ टिक कर लो च्यवन तुम। कुलताजपुर गांव का नाम है महेंद्रगढ़ में। सोमवती अमावस्या पे यहाँ मेला भरता है, सोमवती अमावस्या। पराशर ऋषि, आज भी कई लोगों के नाम के पीछे पराशर लिखते हैं ना, सरनेम है, ये ऋषि थे। पराशर ऋषि करनाल में इनका मेला भरता है। फलकी या फल्गु का मेला भरता है कैथल में, फल्गु का, फरल कैथल। पूर्ण भगत थे कोई, कासन गांव गुड़गांव में उनका मेला भरता है। सतकुंभा टिक कर लो, सतकुंभा तो हमने पीछे पढ़ा था सोनीपत में, सतकुंभा सोनीपत में। श्रावण महीने के अंतिम रविवार को इनका मेला भरता है, ठीक है। ये मेन आदमी है बेटा। इसके नीचे आ जाओ, हरियाणा के प्रमुख पर्व और उत्सव। इस पर्व और उत्सव में ना धीरे धीरे अगली पीढ़ियों में, तुम्हारी पीढ़ी आते आते चीजें लगभग खात्मे की तरफ हैं। नहीं तो पहले बेटा गांव में बहुत पर्व और उत्सव थे, लेकिन कुछ चीजें तुमने देखी हैं अभी भी। मार्च फरवरी के महीने में जब एनुअल एग्जाम के आसपास का टाइम होता है ना, तो पुराने लोग जो थे वो अभी भी देखो बासी खाना, लास्ट जो बसौड़ा जिसे हम कहते हैं ना, लास्ट डे नहीं कहते कि बासी खाना आज के बाद नहीं खाएंगे, जिसमें अमूमन आम घरों में चावल बनते हैं और वो दलिया, फिर सुबह उठ के नहीं घर में सब उसको पूजते हैं और चौराहे पे रखते हैं। ये ऐसे त्योहार हमारे अभी भी चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में है। इसी को कुछ लोग सीली साते भी कह देते हैं ना, इस तरह से बुलाते हैं। हाँ, बुधवार को या मंगलवार ऐसे कुछ दिन मनाते हैं। देखो पेज 177 के नीचे पहुंच जाओ, हरियाणा के प्रमुख पर्व उत्सव। पहला टिक करो, नव संवत उत्सव, नव संवत सरोत्सव। पढ़ लो, प्राचीन समय से राज्य के लोगों द्वारा हिंदू नववर्ष, इसको टिक कर लो। हम सब जानते हैं 1 जनवरी तो अंग्रेजों का है, हमारा नया साल कब होता है? हमारा नया साल होता है 22 मार्च को, 22 मार्च। अगर लीप ईयर है तो 22 मार्च, और नहीं तो 30 मार्च का नहीं होता बेटा, 21 और 22 में से एक चेंज होता है। अमूमन 22 मार्च का होता है, पता नहीं 23 मार्च का, एक कोई सा दिन है। मैं दोबारा देख के, बहुत दिन हो गए मैंने भी नहीं पढ़ा। ये टिक कर लो यहाँ पर, मैंने इसमें अपने में 22 मार्च लिखा है, 22 मैंने यहाँ 22 ही लिखा है ना, ठीक है, टिक कर लो। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास के पहले दिन ये उत्सव मनाते हैं, 22 मार्च लिख लो यहाँ। लीप ईयर में शायद 21 मार्च कर देते होंगे, वैसे 22 मार्च। हम फरवरी में नहीं बढ़ाते दिन, हम मार्च का एक दिन इधर कर देते हैं। हमारा हिंदू कैलेंडर मार्च से स्टार्ट होता है, उस महीने को हम मानते हैं चैत्र का महीना, हमारा पहला महीना। 22 मार्च से जब सर्दियां चली जाती हैं और ना गर्मी ना सर्दी, बीच से का मौसम होता है। नेक्स्ट टिक करो, सीली साते। ये नव संवत सरोत्सव के 6 दिन बाद मनाया जाता है। तो मार्च के महीने में आता है ना, एग्जाम टाइम के आसपास की बात है ये। इस उत्सव में, इसको अंडरलाइन करो, स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता चेचक की देवी मानी जाती है।
इसे बासौड़ा भी कहते हैं। कहते नहीं बच्चों के ऊपर से, कई गाँव में तो बेटा वो मुर्गा भी फिराते थे ऐसे पुराने टाइम में, कि मुर्गा अगर फिरा दो तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, ऐसी मान्यता थी। वो एक जो मुर्गे पालते थे ना, वो उस दिन पैसे कमाते थे, क्योंकि सब बच्चों के ऊपर ऐसे करने, कोई 10 देता कोई 20 देता। तो यही सीली साते है, यानी जब हमारे हिंदुओं का नया साल होगा, इसके कुछ दिन के अंदर कौन सा दिन आ जाएगा? सीली साते। देखो साइंटिफिक कितनी है। इसके बाद ना बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से घर में रखा खाना जैसे आजकल खराब नहीं होता। हम सबको पता है 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है रूम टेम्परेचर। इसके बाद टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, माइक्रोब्स की गति उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। इसके बाद टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। इसीलिए सीली साते या बसौड़ा, ये साइंटिफिकली था उस टाइम पे प्रूवन कि इस दिन के बाद बासी खाना मत खाना। तब फ्रिज तो थे नहीं कि बाहर जो तुम खाना रखोगे खराब हो जाएगा। तो बेटा वो कोई ऐसे पढ़े लिखे ऐसे नहीं थे कि 25-27 डिग्री की बात करें, लेकिन अगर हम देखें तो कितने समझदार थे। उन्हें पता था कि अब बाहर रखी दाल या सब्जी सुबह या दूध अगर बाहर छोड़ देंगे खराब हो जाएगा। अभी अगर हम देखें, हम कुछ भी छोड़ दें बाहर खराब नहीं होता ना। उनको ये बात हमारी तरह डिग्री सेल्सियस से नहीं समझाई गई, लेकिन जैसे ही उनका वो नए साल वाला दिन आता तो उसके 6-7वें दिन वो कहते बस अब बासी खाना बंद कर दो। यही थे हमारे। तो हमारे त्योहारों का ना साइंटिफिक महत्व था पहले भी। ये टिक कर लो, सीली साते या बासौड़ा। निर्जला एकादशी, ये पता है ना इसमें क्या करते हैं? बहुत गर्मी में बिना जल के रहते हैं, और मतलब ईश्वर से अपने बच्चों की खुशहाली मांगते हैं। टिक कर लो, निर्जला एकादशी। इसमें स्त्रियां निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं। ये ज्येष्ठ महीने के दूसरे पखवाड़े, जेठ का महीना बेटा सबसे गर्म महीना होता है, जून का। जून में बिना पानी के रहना एक तपस्या ही है ये भी। नेक्स्ट एक करना, भड़लिया नवमी। भड़लिया नवमी मेरे ख्याल बारिश के आसपास होती है ना ये। इसमें टिक कर लो, आषाढ़ महीने के दूसरे पखवाड़े में वर्षा ऋतु के आरंभ होने की सूचना देती है। तो पुराने जमाने में भड़लिया नवमी आ गई तो इसका मतलब बारिश आ गई। फिर क्या करते थे? बारिश में ना सरसों का तेल खाते थे बेटा। हर चीज के पीछे ना साइंटिफिक लॉजिक था। भड़लिया नवमी मनाने के बाद एक मैसेज था कि अब तुम्हें खान पान में घी कम कर देना है और तेल का इस्तेमाल करो। ये पुराने लोग बेटा 100-100 साल इसलिए जीते थे, ये बड़ा सोच समझ के खाना खाते थे। इनके ना अलग अलग महीने, जैसे गर्मियों में हमेशा मक्खन खाया जाता था, घी नहीं खाया जाता था। सर्दियों में हमेशा घी खाया जाता था क्योंकि घी में ऊर्जा ज्यादा है, मक्खन में ठंडक है। तो जब गर्मियां होती थी ना तो बुजुर्ग लोग मक्खन से रोटी खाते थे। फिर जब बारिश आती थी तो ज्यादा घी भी नहीं, ज्यादा मक्खन भी नहीं, लेकिन तेल शरीर के लिए ना सरसों का तेल बहुत अच्छा बताते थे एक ज़माने में। बहुत सारी बुजुर्ग औरतें तो अभी तक भी जब बच्चे छोटे उनको तेल पिलाना सिखा देती थी कि बच्चे को रोज़ वो मालिश करती तेल से, थोड़ा सा तेल उनको पिला देती थी। और कई बच्चे ऐसे आदी बनते हो रोज़ तेल मांगते थे कि बॉटल दिख गई तेल पी जाऊँ, उनको आदत पड़ जाती थी। कितना कड़वा तेल, रियलिटी है बेटा ये। पुराने ज़माने में ऐसे ही पालते थे बच्चों को। उनकी बॉडी देखो कितनी फिट रहा करती थी। ये त्योहार दिखाता है कि बारिश आ गई, अब तेल की खपत बढ़ेगी। भड़लिया नवमी। नेक्स्ट देखो, तीजो। तीज में क्या करते होंगे? लड़कियां झूला नहीं झूलती थी वो अपने वो खाने पीने के, माएँ जो थी अपनी बेटियों के लिए वो बना के उनके ससुराल भेजा करती थी, वो सब। तीज टिक कर लो। श्रावण महीने किसानों की प्रसन्नता का सूचक है। विवाहित लड़कियां अपने पिता के घर नहीं आ पाती, उनके पास उपहार भेजा जाता है, जैसे सिंधारा अथवा सिंजारा। एक बार पेपर में आया था ये, कोथली किसे कहते हैं, सिंधारा क्या होता है, ये पूछे जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए। सिंधारा कब जाता है? क्यों मार रही है इसको? किस टाइम पर? सिंधारे पे। हाँ, मूंगफलियां भी नहीं, मूंगफली नहीं बेटा, बारिश में मूंगफली कहाँ से आएगी इस टाइम? तो वो पुराने टाइम में नहीं, वो पूड़ी सी बनाया करते थे, सुहाली, सुहाली कहा करते थे, वो चलती थी। घेवर चलता है। चलो आगे पढ़ो। यानी ये लड़कियों के घर से उसके ससुराल में जो बेटी नहीं आ पाती उनके लिए भेजा गया। आगे देखो, सलोनी। ये तो रक्षाबंधन का त्योहार था ना, सलूने कह देते हैं गाँव में बुजुर्ग अभी भी। टिक कर लो। सावन महीने में। और नेक्स्ट, भाई बहन के प्राचीन उत्सव है। बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी या पोंची बोलते हैं इसको, हम आज भी गाँव में कुछ लोग कहते हैं पोंची, है ना, तो वही है वो। जन्माष्टमी टिक कर लो। भाद्रपद महीने की अष्टमी को, भाद्रपद सितंबर के आसपास,
लौकिक भाषा में जांटी कहते हैं, जन्माष्टमी को क्या कह देते हैं? जांटी। जांटी का एक पेड़ भी होता है बेटा, है ना। हरियाणा का चंदन वृक्ष कहते हैं, गर्मियों में उसकी सब्जी खाई जाती है, उसकी फली की। जांटी इसका नाम भी है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी से अगले दिन गोगा पीर की पूजा की जाती है, पता है? गुगा नवमी। ये क्या है गोगा पीर? हाँ, नीला घोड़ा। एक ना बेटा पुराने जमाने में, सच की घटना है, एक आदमी था, उसका नाम था गोगा। तो गोगा पीर अभी भी हम हरियाणा और राजस्थान में बड़े लेवल पे छोटा सा घोड़ा नहीं बना देते हैं घरों में, हमारी माएँ बनाती थी, और उस दिन फिर वो पूड़े बनाते हैं या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। ये गुगा नवमी या गोगा पीर है, इसकी पूजा की जाती है। ये एग्जाम में आया था किस पर सवार उनका वाहन, तो नीला घोड़ा था, नीले घोड़े पर थे वो। और कुछ ऐसा बताते हैं, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कि गाय जो थी उसको सांप वाप ने काट लिया, कुछ इस तरह की कहानी थी इसके पीछे, फिर उन्होंने बचाई थी गाय, ऐसा कुछ हुआ था। चलो ये टिक कर लो। जन्माष्टमी में जाटी हो गया, बैसाखी, जन्माष्टमी से अगले दिन गोगा पीर। तो गोगा पीर की पूजा किस महीने में होती है? इसका मतलब भाद्रपद में, है ना, भादों, जब बारिश होती है तब। बैसाखी टिक करो। बैसाखी तो हमारे सामने रबी फसलों के पकने की खुशी, तो अब आएगा बैसाखी। बैसाखी पे तो ये कटती हैं गेहूं वाली फसल। नेक्स्ट लाइन में टिक करना। 13 अप्रैल को मनाया जाता है मुख्यतः सिखों द्वारा। तो बैसाखी फसल कटने का त्योहार है, गेहूं कटने का, रबी की फसल कटने का। लोहड़ी तो तुम्हारे सामने आएगी, सिखों द्वारा, सिखों की संक्रांति भी कहते हैं। दुर्गा अष्टमी, ये तो सब जिलों में है। साईं मस्तनाथ का मेला, इसको टिक कर लो, साईं मस्तनाथ। अगर बाबा मस्तनाथ होता तो रोहतक में, लेकिन साईं मस्तनाथ टिक करो सोनीपत में। गोहाना के रबड़ा, म को भ बना लो, रबड़ा में। मकर संक्रांति तो तुम्हारे सामने अब 14 तारीख की आएगी ना, अंडरलाइन करना। 14 तारीख को हरियाणा सहित देश भर में ऋतु परिवर्तन और दान का पर्व। बुजुर्ग क्या कहते थे कि आज तो भाई 14 तारीख हो गई, अब दिन बढ़ते जाएंगे, ऐसी कहावत थी ना कि अब दिन बड़े होने लगेंगे। इसके पीछे भी साइंटिफिक कारण था। हमारी अर्थ का जो 23.5 डिग्री का झुकाव है, घूमते घूमते वो किरणें अब इसके भारत की तरफ ज्यादा पड़ने लगेंगी। दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके धरती अपनी पोजीशन तो बदलेगी ही ना उस घुमाव के कारण। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अब 14 तारीख के बाद गर्मियां अपना एक तरह से एंट्री कर जाएंगे, लेकिन फिर वो 2-2.5 महीने में तो बेटा वो धरती के घूमने का जो तरीका है वो टाइम लगता है। तो उस हिसाब से मकर संक्रांति एक परिचय देता था कि अब सूर्य उत्तरायण की तरफ, हम उत्तरायण में है ना, हमारी तरफ चल पड़ा। ये टिक कर लो। संक्रांति, लोहड़ी हो गया, दुर्गा अष्टमी, साई, ये तो हो गया ना मकर संक्रांति। 14 तारीख, जनवरी महीने की 14 तारीख को। और बहुत लोग कहते हैं ना कि इस दिन दान देना चाहिए, कुछ लोग तिल का दान करते हैं, कुछ गर्म कपड़ों का, उसी को हम लोकल लोग कहते हैं, बुजुर्गों को मना देते हैं, कहते हैं मना दिया। मनाना भी एक तरह से दान था बेटा। कुछ लोग बाल्टी, लोटा, कपड़े, जूते, चप्पल, कंघा सब देते थे, तो ये यही था दान का पर्व। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखना। शिव चौदस अंबाला में मेनली मनाई जाती है, वैसे हर जगह भरता है शिवरात्रि के अवसर पर। रामनवमी टिक कर लो, फरीदाबाद में बड़े लेवल पे, वैसे हर जगह है। शिवजी मंदिर उत्सव जींद में भरता है ये बड़ा। और दशहरा तो हर जगह ही है, लेकिन रोहतक में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ अश्विन महीने। होला मोहल्ला, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, होला मोहल्ला। लाखन माजरा कहाँ पड़ेगा ये? रोहतक में। गुरु तेग बहादुर की स्मृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, शहीदी देने गए थे और औरंगजेब ने मरवा दिए थे, लिख लो यहाँ। हाँ, औरंगजेब ने मरवा दिए थे, तो इनके उसमें भरता है मेला लाखन माजरा रोहतक में। क्या नाम है इस मेले का? होला मोहल्ला। गोगा नवमी टिक कर लो, महेंद्रगढ़ के कनीना, हुडीना, नारनौल में कृष्ण पक्ष की नवमी को। महावीर जयंती उत्सव टिक कर लो, लाडवा, लाडवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र टिक कर लो, महावीर जयंती। ठीक है, 2-4 बार पढ़ने पड़ते हैं बेटा, इनमें बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक नहीं है कि हम हर चीज़ को जाने, इनको 2-4 बार पढ़ लेना। चलो ठीक है बेटा। बेटा सर को बोल देना, जैसा तुम बोलोगे सर तो वैसा ही करेंगे। ठीक है, मैं बोल दूँगी।